हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ब्रश। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। हाँ जी, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं आपको। और मेरे ख्याल से मुझे सब दिख रहा है, सब क्लियर ही है। तो आज जो स्टैटिक हिस्ट्री का जो मैंने शुरुआत की है आप लोगों के साथ, उसमें मेरे सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2 है उसमें। और जैसा कि मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। और मैं अगर अपने बारे में मैं बताऊं आप लोगों को, तो मैं हमेशा वही आप लोगों को देने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मैं खुद कोई भी सीरीज शुरू करने से पहले, कुछ भी आप लोगों को पढ़ाने से पहले, मैं कई बार सोचती हूँ, कई बार उसको देखती हूँ और देखती हूँ कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है। तो उस इसी वजह से हमेशा हमेशा जो है मुझे आप लोगों का प्यार भी मिला है और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को बेस्ट दे सकूँ। तो बिल्कुल आप सब लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास शुरू हो चुकी है। और इसमें एक सेकेंड। ठीक है, तो सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलेंगे। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और मैं स्टार्ट करने के पहले आपको बता देती हूँ कि मैं 2021 प्रीलिम्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्लान किया है। तो 2021 के प्रीलिम्स के लिए जो मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है, उसमें उसमें क्या क्या है। तो ये सीरीज मैंने शुरू किया है आप लोगों के साथ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित स्टैटिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ये मैंने शुरुआत की है आप लोगों के साथ। और ये पूरी की पूरी सीरीज आप लोगों की 2021 तक, 2021 यानी प्रीलिम्स के पहले यानी मई तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी में मैंने ये प्लानिंग में मेरे ये भी शामिल है कि करेंट अफेयर में मैं आप लोग को योजना और कुरुक्षेत्र एवरी संडे कराया करूंगी। ये नेक्स्ट संडे से स्टार्ट होगा, कल का संडे छोड़कर नेक्स्ट संडे से ये स्टार्ट होगा। और ये भी ये कमिंग फ्राइडे से एवरी फ्राइडे ये हम लोग ये शुरू करेंगे। और ये एक टेस्ट सीरीज होगा, जीएस का टेस्ट सीरीज होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और कभी कभी 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 50 क्वेश्चंस होंगे और ये आप जैसे ही कोर्स सबमिट करोगे तुरंत रियल टाइम में आपको सेम टाइम आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और ये इसका लिंक हमेशा आपको मिलेगा कहाँ, तो इसका लिंक आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये जो मेरा टेलीग्राम लिंक है यहीं पर आपको लिंक मिलेगा। तो हमेशा आप लिंक इस टेस्ट को देने के लिए आप सभी के सभी मेरे इसको ज्वाइन कर ले। ये जो मेरा टेलीग्राम लिंक है, ये ग्रुप है पूरा, यहीं पर आपको मेरे सेशन का पीडीएफ भी मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है मेरा दूसरा सेशन है, इसको मिला के इस महीने में मैंने कुल 6 क्लासेस ले ली हैं और पूरे सभी 6 क्लासेज का पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है। तो आपको पीडीएफ लेने के लिए भी आपको यहीं पर आना है। तो आप सबके सब इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हम लोगों का स्टैटिक हिस्ट्री का सेकंड क्लास है। ठीक है, ये सेकंड क्लास है ये स्टैटिक हिस्ट्री का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला सेशन जो थोड़ा सा आधा रह गया था, उसी का सेकंड पार्ट है और उस पर मैं आप लोगों का 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू सेशन भी करा चुकी हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए थे उसमें। तो ये इसी पर बेस्ड मैं स्पेशल क्लासेज आप लोगों की लिया करूंगी, जहां पर इसी से इन्हीं सेशंस पर बेस्ड आपके एमसीक्यूज सॉल्व कराया करूंगी मैं आप लोगों को। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। एक तो इस सेशन में जो मैं आप लोगों का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का शुरू किया है, कोई भी फैक्ट्स आपका बचेगा नहीं, कोई भी फैक्ट नहीं बचेगा। और उसको आप जब क्वेश्चन फॉर्म में एक बार
प्रैक्टिस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे इस पर आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा। और साथ में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो मतलब जैसे ये है कि यूपीएससी का लैंग्वेज चेंज रहेगा लेकिन फैक्ट वही होगा। और एक बार अगर फैक्ट आपको याद रहा, तथ्य अगर आपको याद है, तो आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि अगर आप लोगों में से सब लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा पहले से, तो जो मैं आप लोगों को इंडियन सोसाइटी पढ़ा रही थी यूट्यूब पर, इंडियन सोसाइटी से ऐसा एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया है आपके जीएस पेपर 1 में जो मैंने आपको नहीं कराया था। तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, उसके लिए मैं स्पेशली एक सेशन ले लूंगी आप लोगों का, मैं दिखा दूंगी क्वेश्चन भी और वो क्लास भी। और आप अपनी तरफ से भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन सोसाइटी देख लो, आर्ट एंड कल्चर देख लो, आप हिस्ट्री देख लो, ये सब कुछ मैंने मतलब जो भी मैंने कराया था, जैसे वैश्वीकरण का प्रभाव, अभी सबसे लास्ट में मतलब मैंने यही कराया था इंडियन सोसाइटी में कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है हमारे समाज पर। तो ये सभी जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने जैसा कि बताया कि मैं खुद काफ़ी रिसर्च करती हूँ आप लोगों को कराने से पहले, कुछ भी आप लोगों को पढ़ाने से पहले काफ़ी उस पर रिसर्च किया करती हूँ कि क्या आपको ऐसे बताना है, कैसे आपको पढ़ाना है कि एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल लगे कि हाँ, मतलब ये बिल्कुल आपको लगे कि हाँ ये पढ़ा हुआ आया है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसमें भी वही चल रहा है मेरा, इसमें भी जो मैं करा रही हूँ बिल्कुल शुरुआत से कराया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री आपकी शुरू ही होती है सोर्सेज से, है ना, हिस्ट्री सोर्सेज से ही शुरू होती है। और सोर्सेज का मतलब ये होता है कि कैसे हमने अपने इतिहास को बनाया है। तो इतिहास को बनाने के लिए दो ही स्रोत होते हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी, यानी साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को साहित्यिक स्रोत बताया था, उसमें बहुत सारी जो किताबें हैं उनका राइटर पूछ लिया जाता है, उसमें किस में क्या है ये पूछ लिया जाता है, और आप लोगों को उस पर मैं एमसीक्यू सेशन भी करा चुकी हूँ, उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये आज। तो इस तरह से जैसे आज जब आपका पेपर क्या मिलेगा आपको, प्लस पर आते हो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि प्लस पर आप आते हो तो क्या मिलेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल वो सभी क्रिश आपने फॉलो किया होगा, फिर तो वो सारे इंडियन सोसाइटी के सभी क्वेश्चंस आए हैं। हाँ जी, तो मैं ये बता रही थी कि आपको प्लस पर क्या मिलेगा। आज जब जीएस पेपर 1 का सेशन हो गया तो सभी जितने भी मेरे प्लस के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने मुझे यही मैसेज किया कि मैम आप जिस तरह से पढ़ा रही हैं, जीएस पेपर 1 जिस शुरू कर चुकी हूँ मैं प्लस पे, उन्होंने यही कहा कि आप जिस तरह से पढ़ा रही हैं हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमारा कुछ भी नहीं छूटेगा और हम कर ले जाएंगे। तो जैसे लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां आई हैं, अभी मैं कल ही उन लोगों को मैंने ये पढ़ाया था। जब मैं कल उन लोगों को पढ़ा रही थी तो अभी हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है, कांग्रेस के भीतर किस तरह से उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। और उग्र राष्ट्रवाद के कारणों में हम लोग फिर कर्जन की नीतियों को भी पढ़ रहे थे। और मैंने बोला कि ये कर्जन की नीतियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उग्र राष्ट्रवाद के कारण में भी उसने अपनी भूमिका निभाई थी। और कर्जन की नीतियों में जो सबसे प्रमुख बंगाल विभाजन रहा, उससे स्वदेशी आंदोलन जो हुआ, जो स्वदेशी और बहिष्कार जैसी जो नीतियां, जो पॉलिसीज राष्ट्रीय आंदोलन में आई, तो हम लोग कल कर्जन की ही नीति हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आज के उसमें आ गया था आपका कर्जन का। तो ये आपको प्लस पे क्या होता है कि बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाता है। और आप लोग YouTube के भी स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी सीरियस स्टूडेंट होंगे आप लोगों में, लेकिन ऐसा होता ये है अमूमन कि आप लोग जैसे बहुत डिस्कशन वाले जो पार्ट होते हैं, जो सीरियस पार्ट होता है जिस पर एडुकेटेड आपके साथ डिस्कस करना चाहता है, जनरली वहाँ पर आप लोगों की उपस्थिति बहुत कम होती है, आप देखते कम हो, आप मतलब सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा वो करते हो।
तो जैसे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गंभीर विद्यार्थी नहीं है, वही विद्यार्थी प्लस पर आते हैं, पर प्लस पर बहुत ही आराम से हर चीज़ की जाती है और सिस्टमैटिक तरीके से। तो यहाँ और वहाँ में यही फ़र्क है, यहाँ और वहाँ में यही फ़र्क है। तो वहाँ पर आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बस आपको एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। सब लोग लर्निंग ऐप तो ये डाउनलोड कर ही लो सब के सब, क्योंकि बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी आपको फ्री मिलेंगी, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी आपको फ्री मिलेंगी वहाँ पर, और वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती हैं। बहुत सारा MCQ सेशन आपको उसमें भी मिल जाएगा। तो लर्निंग ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लो। और ये कुछ मेरे बारे में है। बिल्कुल, आप ही लोग कह रहे थे फारसी साहित्य से भी आया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने साहित्य भी ये कराया था। मैंने बताया था कि अगर पूछा जाता है तो आपको साहित्य भी पूछा जाता है। तो ये अच्छा है कि आप लोग खुद ही इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। एक सेशन मैं लेती हूँ डेडिकेटेड आप लोगों के साथ, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं आप लोग को प्लेलिस्ट भी बता दूंगी। तो सारे टॉप के एडुकेटर्स यहाँ पर हैं, और इनके सभी देखो, ये मतलब आप 16-17 हज़ार से ज़्यादा कोर्सेज अभी तो अनअकैडमी एवरी वीक, मतलब हर 4 दिन 5 दिन पर नए कोर्सेज लॉन्च कर रहा है अनअकैडमी। तो अब देखो 12 तारीख से फिर शुरू होने वाला है आपका बैच। तो 44,550 रुपये में प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप GS के लिए। 44,550 में GS के लिए आप प्लस कोर्स ज्वाइन करोगे। 64,800 में आप 2 साल का ज्वाइन करोगे, और 81,000 में 3 साल का मेरे कोड के साथ। ठीक है, रिंकू लाइव कोड यूज करते हो आप 10% के डिस्काउंट के साथ। आप GS के लिए 44,550 में 1 साल, जिसका EMI 3,700 रुपया बनेगा। 64,800 में 2 साल का, जिसका EMI 2,700 रुपया बनेगा सिर्फ। और 81,000 वाला जो 3 साल के ज्वाइन करते हो उसमें 2,200 रुपया सिर्फ EMI बनेगा। तो आपका 40-50 रुपया वो मैं छोड़ दे रही हूँ। तो मैं ये बहुत ईजी EMI से आप पे कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है। और जो लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, तो 62,550 रुपये में 1 साल का है। 96,300 में 2 साल का है। 1,26,900 में 3 साल का है। इस कोड को यूज करेंगे तब 10% डिस्काउंट के बाद ये है। और इसको भी बहुत इजी EMI में आप पे कर सकते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री EMI है। और सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी अब सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है अनअकैडमी पर। तो सिर्फ ऑप्शनल के लिए आप ले सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है। 24,750 रुपये में मैं आप हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। ये 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ अनअकैडमी पर। ठीक है, तो 24,750 रुपये में 1 साल का आपका हो जाएगा। और सबसे बेस्ट है कि आप बैच कोर्सेज ज्वाइन कर लो 21, 22, 23 के लिए। और ये सभी बैच कोर्सेज जो है, अब देखो ये 11 जनवरी, आज 9 तारीख हो गया ना, परसों से ये सारी बैचेस शुरू हो रही हैं। तो ये जो है 21 के लिए 6 महीने का बैच है, और 22 के लिए 1 साल का बाइलिंगुअल बैच है, और ये हिंदी मीडियम का बैच है, और ये जो है आपका इंग्लिश मीडियम का बैच है 2021-22 के लिए। तो ये सभी बैच कोर्सेज जो है 11 जनवरी से शुरू हो रही हैं, सबके सब 11 जनवरी से। और ये जो है मतलब 2-2 साल की बैचेज हैं, जो कि आप 2022 जिनका टारगेट है 22-23 उनके लिए ये। और नीचे वाला जो कोर्स आप देख रहे हो ये NCERT का है। ये NCERT की कोर्सेज ये सभी शुरू हो रही हैं। और जैसा कि मेरा सजेशन हमेशा आप लोगों के लिए है कि आप GS प्लस ऑप्शनल बैच ज्वाइन करें। तो GS प्लस ऑप्शनल मैंने ये दोनों ही आपको पढ़ना ही है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है, ऐसे तो 1 साल से लेकर 3 साल तक का है, पर 2 साल वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आप 99,680 रुपये में आपका 2 साल के लिए अनअकैडमी आप ज्वाइन कर लेंगे। और इसमें ऑप्शनल और GS दोनों पढ़ेंगे आप। और EMI की बात करें अगर, तो 4,153 रुपया आपका महीने का सिर्फ EMI लगेगा। यानी हर महीने आप सिर्फ 4,153 रुपया पे करेंगे, और 4,153 रुपया पे करके हर महीने आप 2 साल तक तैयारी कर लेंगे आप। ठीक है, तो आप इसको सीरियस सोचें। मेरी तरफ से यही सजेशन है कि आप
सिर्फ ऑप्शनल न करके, सिर्फ जीएस न करके आप ये जो कॉम्बो कोर्स है इसको आप ज्वाइन करें, जिसमें आप प्लस और आइकॉनिक दोनों करोगे। ठीक है, दोनों ही करोगे आप ये। और इस पर जो है रिंकू लाइव कोड आप यूज करते हो तो आपको ये 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलता है। आइकॉनिक प्राइस हाइक होने वाला है तो आप जल्दी डिसाइड कर लें। और देखो फिर से मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम लिंक है ये मेरा, इसको ज्वाइन कर लो। यहीं पर सेशन का PDF मिलेगा, यहीं से आप कांटेक्ट करते हैं मुझे आप, और यहीं पर आपको टेस्ट का लिंक भी मिलेगा। और ये इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यही रिंकू लाइव कोड के साथ आप आते हो, अगर मेरे में आप अपना विश्वास दिखाते हो तो मैं भी अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी आपकी तैयारी को संपूर्ण करने के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है रिंकू सिंह हिस्ट्री, t.me/रिंकू सिंह हिस्ट्री, ये ग्रुप है ये मेरा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो शुरुआत की है वो यही शुरुआत की है प्राचीन भारतीय के इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से मैंने शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आपको साहित्यिक स्रोत से बता दिया था। बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ से बनते हैं, और यहाँ से खूब इजीली क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना देता है, और यहीं से आपको जो है, यहाँ से आपको अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो फैक्ट्स तो याद करने के लिए ही होती हैं, और जो आप यहाँ पर पढ़ते हो वो दोबारा भी आता है। ठीक है, वो दोबारा भी आता है आपका। तो इसमें मैंने आप लोगों को साहित्यिक स्रोत मैंने करा दिया था, और अभी आज मैं आप लोगों को पूरा तात्विक स्रोत करा रही हूँ। ये ऐसा है कि मेरा ध्येय तो यही है कि मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स पढ़ाऊं। ध्येय तो यही है, मेरा मोटिव तो यही है, लेकिन साथ में आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री की समझ भी होती रहेगी, क्योंकि बिना थोड़ा सा समझे हुए फैक्ट्स याद नहीं होते। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उसमें आता क्या क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत, अगर हम लोग आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें अभिलेख आ जाते हैं, इंस्क्रिप्शन, जो कि आपको क्लास 6 में बताया गया कि अभिलेख कहते किसको हैं। तो किसी भी कठोर सतह पर, किसी भी हार्ड सरफेस पर जब किसी चीज को उत्कीर्ण किया जाता है, लिखा जाता है, उसे अभिलेख कहते हैं। चाहे वो पाषाण हो, पत्थर हो, या ताम्र अभिलेख हो, या तांबे का या कांस्य का हो। तो किसी भी कठोर सतह पर जब हम कुछ लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अभिलेख कहते हैं। और इसके अलावा इसमें रिमेन्स भी आ जाता है। तो रिमेन्स कौन सा, तो अवशेष, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा, तो ये सब क्या है, ये सब अवशेष हैं। तो ये अवशेष भी आपके पुरातात्विक स्रोत में है। फिर इसी में आपके सिक्के आ जाते हैं, सिक्के जो पेंटिंग आ जाता है, जैसे अजंता में, एलोरा में हम लोगों को, बाघ की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में जो हमें पेंटिंग मिली है, तो उन पेंटिंग से भी हमें उस समय की जीवन के बारे में पता चलता है। तो इसमें हम चित्रकला को भी लेते हैं, स्मारक एवं भवन को भी लेते हैं, और मूर्तियों को भी लेते हैं, यानी स्कल्पचर, मूर्तियां किस तरह से बनी है, हम इसको भी लेते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब आपके किस में आ जाते हैं, ये आपके सब के सब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाते हैं। अब इसमें जो आपका फैक्ट्स बनता है, तो इसमें जैसे अशोक के अभिलेखों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तो ये तो जब अशोक में कराऊंगी तब भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी से ही जो है आपको मुख्य चीजें यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो जैसे देखो, अशोक के मतलब जो 14 शिलालेख मिले हैं, अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं, और अशोक के ऐसे ही जो है 7 स्तंभ लेख मिले हैं, और ये अलग अलग कुल 182 जगहों से मिले हैं हमें। लेकिन इसमें क्या है कि मतलब आपका जो हर जगह अशोक का नाम, देवा नाम पियदसी मिलता है। तो अशोक का क्या है कि सिर्फ मास्की, गुर्जरा और नेटूर, मास्की, गुर्जरा और नेटूर, ये जो है आपका मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्वेगोलम,
ये 4 ऐसा जगह है, ठीक है, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और एक है आपका उद्वेगोलम। ये 4 जगह से सिर्फ अशोक का नाम अशोक मिलता है, ये सिर्फ 4 जगह से। तो मस्की, नेट्टूर और उद्वेगोलम ये कर्नाटक में है और जो गुर्जरा है ये मध्य प्रदेश में है। तो ये सिर्फ 4 जगह से, ये सिर्फ 4 जगह से अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी जगह अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय। अशोक के सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो ये जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि इसमें भारत का हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इन सभी भाषाओं की ये जननी माना जाता है ब्राह्मी लिपि। कहा जाता है कि ये सभी भाषाएं ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन भाषा कौन सा? ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि है ये। और इसमें तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। केवल उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ अभिलेख जो हैं खरोष्ठी लिपि में है। तो ये जो खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी लिपि का भी विकास जो है ये ईरानी मतलब भारत में अगर खरोष्ठी लिपि को हम किसी का देन कहेंगे तो ईरानियों का देन हम कहते हैं। और ये खरोष्ठी लिपि जो है फारसी लिपि की भांति मतलब ऐसे दाएं से बाएं लिखी जाती है ऐसे। तो ये उत्तर पश्चिमी भारत में क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर ईरानी बसे हुए थे, ईरानी इंडो ग्रीक बसे हुए थे, तो वहाँ पर आर्मेइक और खरोष्ठी 2 भाषाओं में अशोक के अभिलेख वहाँ पर मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? खरोष्ठी, देखो खरोष्ठी ईरानी भाषा से निकला और आर्मेइक यूनानी भाषा से निकला। और उत्तर पश्चिम में अशोक के अभिलेख हमें इन दोनों भाषाओं में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि सबसे पहले 1837 ईस्वी में, बहुत मोस्ट डिस्कस्ड फैक्ट है ये कि सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था और उन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद इसमें सफलता पाई थी। और सिर्फ ब्राह्मी नहीं, उन्होंने खरोष्ठी भाषा में भी जो अशोक के अभिलेख लिखे गए थे उसको भी इन्होंने पढ़ लिया था। तो खरोष्ठी ईरानी भाषा, आर्मेइक यूनानी भाषा, ब्राह्मी लिपि भारत का सबसे प्राचीन भाषा जिससे सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। और 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के बाद के जो अभिलेख हैं उनमें मतलब बहुत सारे अभिलेख, कुछ सरकारी अभिलेख यानी राजाओं के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए और कुछ निजी अभिलेख। तो सरकारी अभिलेख किसे कहते हैं? सरकारी अभिलेख कहते हैं जैसे जो राजाओं ने अपने शासनादेश को स्तंभों पर, पाषाण पर खुदवाया मंदिर की दीवारों पर, उसको कहते हैं। और निजी अभिलेख जैसे मान लो जैसे मैंने कोई दान दिया, बौद्ध विहार को कोई दान दिया, मैंने मंदिरों को कोई दान दिया, उसको मैंने लिखवा दिया, तो इसमें जो है ये आते हैं। और सरकारी अभिलेखों में जितने भी जैसे प्रयाग प्रशस्ति है, जैसे राजकवि जो थे, तो राजकवियों के द्वारा लिखी गई प्रशस्तियां और भूमि अनुदान जो उन्होंने भूमि दान में दिया और दान में देने के बाद उसको ताम्रपत्रों पर लिखवाया कि हमने फला विहार को, मंदिर को, उस ब्राह्मण को मैंने ये भूमि दान में दी है। तो ये सब, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो फैक्ट बनता है, समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो कि प्रयाग में है, उसके कवि हरिसेन ने लिखा। फिर वो याद रखिएगा राजा भोज, जो परमार शासक राजा भोज था, उनका परमार शासक नहीं, ये प्रतिहार शासक मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति है। ग्वालियर प्रशस्ति देखो, भोज नाम के 2 शासक हुए, इतिहास में याद रखिएगा, इतिहास में भोज नाम के 2 शासक हुए हैं। और ये सिर्फ फर्क करने के लिए जो गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज थे उनको इतिहासकार मिहिर भोज कहते हैं। नाम उनका भी भोज ही था पर उनको मिहिर भोज कहते हैं। तो ये जो ग्वालियर प्रशस्ति है ये उनसे जुड़ी हुई है, ये याद रखिएगा। कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है चेदी शासक खारवेल के बारे में जो जैन धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक था।
नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का, तो गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख है, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी और उन्होंने ये नासिक अभिलेख लिखवाया। उससे हमें सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है, अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, स्कंदगुप्त का भीतरी और जूनागढ़ शिलालेख। तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त जो थे, स्कंदगुप्त से भीतरी अभिलेख जुड़ा है, जूनागढ़ अभिलेख जुड़ा है। गिरनार शासक जो जूनागढ़ में जो है, जूनागढ़ अभिलेख, वहीं पर गिरनार अभिलेख है। यहाँ पर ये दोनों लोग जुड़े हुए, रुद्रदामन भी स्कंदगुप्त भी। बंगाल के शासक एक थे विजय सेन, विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख है। और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे अभिलेख हैं। इन सब अभिलेखों को अगर आप लोग याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। इसमें एक और गुप्त शासक का भानुगुप्त का एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सती प्रथा का हमें जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से ही मिलता है। तो ये देखो, इस तरह से लिखा जाता था। ये जो पत्थर देख रहे हैं ना आप, और इस पर ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो उत्कीर्ण की गई हैं चीजें, देखो पत्थर पर ऐसे सिंपल तो आप ऐसे लिख नहीं सकते, वो थोड़ी ही देर में मिट जाएगा, बारिश होगी धुल जाएगा। तो पत्थर पर किसी चीज से ऐसे चीजों को उकेरा जाता था, इसीलिए इसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि इंस्क्राइब किया जाता था। तो इस तरह के हमें अभिलेख, ऐसे अभिलेख हमें मिलते हैं। ठीक है, और ये तो जैसे मतलब आप ये जो देख रहे हो वो तो पांडुलिपियां हैं, वो तो पांडुलिपियां हैं। अच्छा, ये पांडुलिपि यहाँ पर क्यों है कि हमें कुछ अभिलेखों से उन तथ्यों की पुष्टि हो जाती है जो हमें साहित्य में भी मिलता है। तो जैसे पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे, मैं आपको पिछले क्लास में बता चुकी हूँ, और उन्होंने महाभाष्य नामक किताब लिखी। तो जो महाभाष्य उन्होंने लिखा पतंजलि ने, तो पतंजलि के महाभाष्य में ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, और ये हमें अभिलेख से भी पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी तरह रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है कि उसका राज्य विस्तार क्या था। तो ये सब हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, दक्षिण भारत के जो पल्लव और चालुक्य और राष्ट्रकूट शासक हैं, पांड्य शासक हैं, उनका इतिहास हमने उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा है। उनके अभिलेखों से काफी हमें सहायता मिलती है। तो अब इनमें जो फैक्ट्स है कि ये जो अभिलेखों का जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एपिग्राफी। तो ये एक आपके लिए फैक्ट है, पूरा लेख शास्त्र, उसको हम एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, और ये जो पुराने ये जो दस्तावेज होते हैं, उस दस्तावेज को के मतलब तिथियों का जो हम अध्ययन करते हैं, तिथियों का जो हम अनुमान लगाते हैं, उसको हम कहते हैं पूरा लिपि शास्त्र। ठीक है, पूरा लिपि शास्त्र यानी पैलियोग्राफी कहते हैं उसको, पैलियोग्राफी। ठीक है, तो इसको एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, और इसी तरह से एक आपका जो है कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, ये एक जो है ये एक संकलन है, ये एक संकलन है जिसमें हमें मौर्य और मौर्योत्तर काल की सभी जानकारियां मिलती हैं। तो ये याद रखिएगा, पूरा लेख शास्त्र, अभिलेखों के अध्ययन को हम पूरा लेख शास्त्र कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं एपिग्राफी। तो पूछा जाएगा तो एपिग्राफी ही पूछा जाएगा। और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की जो हम प्राचीन तिथियों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं पैलियोग्राफी। और कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम में हमें मौर्य और मौर्योत्तर काल के इतिहास की जानकारी हमें मिलता है। ये अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण है जो विदेशों से हमें प्राप्त हुए हैं। एशिया माइनर, आज का जो टर्की है, तुर्की, वहीं पर ये स्थित है एशिया माइनर।
एशिया माइनर में एक जगह है बोगजकोई, ठीक है। बोगजपोई नामक स्थान पर 1400 बीसी का 1400 बीसी का एक संधि पत्र अभिलेख मिला है, यानी दो राजाओं के बीच संधि हुआ था, वो अभिलेख है ये। तो अक्सर इस बोगजकोई अभिलेख का पूछा जाता है कि बोगजकोई अभिलेख पर किन देवताओं का नाम मिला है। ये जो बोगजकोई अभिलेख है, बोगजकोई अभिलेख पर वैदिक कालीन देवताओं का नाम मिला है। इससे ये हमें पता चलता है कि मध्य एशिया में उस समय और ईरानी देवता काफी मिलते जुलते थे, ठीक है। तो इसमें इंद्र मित्र वरुण नासत्य इनका, इन देवताओं का नाम इस पर दिया गया है। तो ये बोगजकोई अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है वैदिक काल के अध्ययन के लिए, कि क्योंकि ये जो हमें मध्य एशिया में जो हमें ये बोगजकोई स्थान पर मिला है और वहां पर वैदिक देवताओं का नाम मिला है, तो इससे हमें पता चलता है कि उस क्षेत्र में भी इन देवताओं की पूजा होती थी और वो वैदिक आर्य जो थे वो उस क्षेत्र में भी थे। तो जो वही ईरान वाली जो कहानी है कि ये मतलब जैसे वहां पर चले काला सागर, यूराल पर्वत के उस तरफ से यूरेशिया से ये चले और फिर ये ईरान अफगानिस्तान होते हुए भारत में ये घुसे, तो ये मजबूत होता है, ये जो स्टोरी है वो मजबूत होता है इससे। खैर, आपके लिए हमेशा ये जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि बोगजकोई अभिलेख में किन देवताओं का, निम्नलिखित में से किन किन देवताओं का नाम मिलता है। तो मैं हमेशा ऐसे याद रखती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर अलग है पर मैं जिस ऑर्डर में याद रखती हूँ, इंद्र मित्र वरुण नासत्य, इंद्र मित्र वरुण नासत्य, मित्र वरुण इंद्र और नासत्य, इन देवताओं का नाम हमें मिलता है बोगजकोई अभिलेख में। इसी तरह से मिस्र में एक अभिलेख है तेलुअल अमन, ठीक है, तेलुअल अमन। इसमें मिट्टी की कुछ तख्तियां मिली हैं, मिट्टी की तख्तियां। अरे वो आप लोगों ने स्लेट पर पढ़ाई की है क्या? स्लेट पर जैसे वो मिट्टी की तख्ती की तरह हुआ करता था, उस पे चौक से लिखा करते थे। अब तो खैर बच्चों को पता ही नहीं है, शुरू से ही मिल जाता है, वो आपको कॉपी दे दिया जाता है नर्सरी से ही लिखने के लिए। लेकिन पहले जो लोग जो है गांव में जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, है ना। तो उसी तरह से मिट्टी की तख्तियां मिली हैं, इसी तरह से ऐसी बनी हुई ऐसी तख्तियां हैं। तो ये ऐसी तख्तियों पर बेबीलोनिया के कुछ शासकों के नाम खुदे हैं, जो नाम ईरान और भारत के आर्य शासकों के नामों जैसे हैं। उन पर जो मिस्र के जो तेलुअल अमन है वहां पर मिट्टी की तख्तियों पर बेबीलोनिया के शासकों का नाम है, पर उनका नाम ईरान और भारत के आर्य शासकों से मिलता जुलता है। तो ये अध्ययन को जो है मदद देता है। आपको यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है, तेलुअल अमन कहाँ पर है, मिस्र में है, कहाँ के शासकों का नाम खुदा है। इसी तरह से पर्सिपोलिस और बेहिस्तून, इन अभिलेखों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेख हैं, यहाँ पर ईरानी सम्राट दारा प्रथम, जिसको आप दार्यावाहु कहते हो, इसने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था, हमें इस अभिलेख से पता चलता है। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, अगर मैं आपसे पूछूं तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसका हुआ? ईरानियों का, यूनानियों का नहीं, ईरानियों का हुआ। यूनानियों यानी सिकंदर से पहले दार्यावाहु ने किया था, डेरियस फर्स्ट जिसे कहते हैं, दारा प्रथम कहते हैं, कई नामों से वो जाना जाता है। तो पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि उसने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। तो हम कोई भी इतिहास जो बनाते हैं, हम ऐसे नहीं बनाते हैं, साक्ष्य के आधार पर बनाते हैं, साक्ष्य के आधार पर। और वो यही सारी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए फैक्ट्स का काम करती हैं। सिक्के भी आ जाते हैं इसी क्रम में। अगर हम लोग बात करते हैं तो सिक्के भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का काम करते हैं। तो सिक्कों का जो अध्ययन होता है, तो हिंदी में तो मुद्रा शास्त्र कह देते हैं, पर आपको याद रखना है न्यूमिस्मेटिक्स।
सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। और भारत में जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य सिक्कों का मिलता है उसको हम कहते हैं आहत सिक्के। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आहत सिक्के कहते हैं। और इन पर जो चिन्ह बने हुए हैं उनका अर्थ जो है कई बार ठीक से हमें नहीं पता चलता। कई बार हम लोगों को किसी राज्य के चिन्ह को देख के लगता है कि ये फला राज्य से ये बिलोंग करता था। तो आहत सिक्के उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखो, ये सोने का है, तो जैसे सोने का लिया, चांदी का लिया, या फिर कासा और तांबा, जैसे कासा वो उसको तांबा और टिन मिलाकर बनता है ना, तो कभी तांबे का होता था, कभी कासे का होता था, कभी मिक्स्ड होता था, उसमें टिन, तांबा, शीशा सब मिक्स होता था। तो ऐसे ये सिक्के बनते थे। भारत में सिक्के कब से मिलने लग जाते हैं? वो उत्तर वैदिक काल के बाद से ही सिक्के मिलने लग जाते हैं। यानी 16 महाजनपदों के समय 16th सेंचुरी बीसी में 1000 के आसपास, आप मतलब 1600 के 1600 के बाद 1000 से जो है आपका क्या है से वैदिक काल को आप डिवाइड करते हो, आपको याद है? तो वैदिक काल को हम 1500 बीसी मानते हैं। तो 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल माना जाता है। और 1000 से लेकर और आपका लगभग 500-600 तक मानते हैं, 600 तक उत्तर वैदिक काल। और उसके बाद से महाजनपदों का समय शुरू हो जाता है 6th सेंचुरी बीसी। तो ये अचानक जो वैदिक आर्य जो एक कबीलाई पीपल की तरह रहते थे, कबीलाई समाज में रहते थे, पशुपालन जिनका मुख्य धंधा था, वो अचानक उनका विकास होता है। और उस विकास के पीछे जो कारण माना जाता है वो माना जाता है लोहे की खोज। लोहे की खोज से वो जंगल काटते गए, कृषि लायक भूमि बनाते गए, और कृषि लायक भूमि के विस्तार से, कृषि के उपज के विस्तार से उनको अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन से को राजाओं ने कर के रूप में लिया, किले बनवाने लग गए, सेना रखने लग गए। और उसी समय व्यापार का भी विकास होता है। तो उत्पादन बढ़ेगा तो आप व्यापार भी बढ़ेगा। तो व्यापार के बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये सिक्के। तो ये आहत सिक्के हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही दिखने लग जाते हैं। तो व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए विनिमय का साधन होना बहुत जरूरी होता है। और इन सिक्कों ने विनिमय का वो निभाया था। एक तरह से विनिमय का साधन ये सिक्के बने थे। तो इन सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इन सिक्कों के अध्ययन को हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स इनके अध्ययन को कहते हैं। और इनसे हमने कई ऐसे वंश हैं, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले मुद्रा लेख किसने लिखे, या फिर भारत में सबसे पहले लेख वाले सिक्के किसने चलाए, तो सबसे पहले आपको लेख वाले जो सिक्के जिन्होंने चलाए वो हिंद यूनानी शासक थे। इंडो ग्रीक शासक थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में सिक्का लेख मुद्रा लेख वाले सिक्के जारी किए। यानी सिक्कों पर लिखा रहता था शासक का नाम, उसकी उपाधि, इन्होंने लिखे। उसके बाद बाकी भारतीय शासकों ने भी उसको लिखना शुरू कर दिया सिक्कों पर नाम। ठीक है। तो इसके साथ साथ जब हिंद यूनानी शासकों ने शुरू किया, फिर कुषाण शासक भी उसी समय भारत में थे। इन लोगों ने फिर राजा का चित्र बनाना भी शुरू कर दिया। सिक्कों पर राजा का चित्र भी बनाना शुरू कर दिया इन्होंने मुद्रा लेख के साथ साथ। तो ये भी आपके लिए एक फैक्ट है कि सबसे पहले किसने, तो हिंद यूनानी शासकों ने। और इसके बाद जो है हिंद यूनानी शासकों के बाद शक, पहलव, कुषाण, इन सभी शासकों ने ऐसे सिक्के चलाए। गुप्त शासकों ने बाद में। अच्छा, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में हमें उनके सिक्कों से ही पता चलता है, ना तो हमें उनका कोई ऐसा अवशेष मिला है।
और साहित्यिक स्रोतों पर तो हम आंख बंद करके विश्वास करते ही नहीं है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत जो हमें मिले हैं ज्यादातर कथा और कहानी के रूप में मिले हैं। तो कथा और कहानी पर तो इतिहास बनता नहीं है। तो इसीलिए जैसे जैसे वैदिक काल का एकमात्र साक्ष्य, एकमात्र क्या मतलब आप ये कह लीजिए कि 90% हम लोगों ने साहित्य से ही निकाला है, 10% कुछ हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। पर वैदिक साहित्य में जो चीजें हम उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते, लेकिन हाँ हम उससे साहित्यिक स्रोतों में एक चीज हमें अच्छी तरह से समझ आ जाता है, पता चल जाता है कि उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी। क्योंकि जो चीज आप देखोगे वही तो लिखोगे, जो चीज खाओगे वही तो लिखोगे, जो आपके आसपास हो रहा होगा वही पर, उसी पर तो आप कहानी बनाओगे। तो इसलिए बस सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन राम थे कि नहीं थे, इस पर आज भी संदेह है। हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी वैसा ही था जैसा महाभारत में दिखाया गया था, आज भी संदेह है, क्योंकि जिस तरह का हस्तिनापुर दिखाया गया है वैसा हस्तिनापुर हमें मिला नहीं है, वैसा हस्तिनापुर हमें मिला नहीं है। तो ये साहित्यिक स्रोतों का ये लिमिटेशन होता है। पर जैसे जो सिक्के हैं, सिक्कों पर ज्यादा रिलाई किया जाता है साहित्यिक स्रोतों से, मतलब पुरातात्विक स्रोत हमेशा साहित्यिक स्रोतों से ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में वो दिख रहा है, सिर्फ लिख नहीं दिया गया कि ऐसा था, वो था, उसका साक्ष्य है। तो सिक्के भी एक तरह से साक्ष्य के रूप में काम करते हैं। तो कुछ जैसे पांचाल में मित्र शासक थे, मालव और योधेय शासक जो हरियाणा पंजाब में थे, इन सब के बारे में हमें सिर्फ सिक्कों से ही पता चलता है और हमें कुछ नहीं मिलता इनके बारे में, हमें इनके सिक्कों से ही पता चलता है। बहुत सारे सिक्के इनके हमें मिलते हैं, बहुत सारे सिक्के मिले हैं और इनके सिक्कों से ही हमें ये पता चलता है कि ये भी राजवंश थे। तो आपका लिए ये भी फैक्ट है जो है मालव योधेय पांचाल के मित्र शासक, पंजाब हरियाणा के मालव और योधेय शासक, ठीक है, और इनके सिक्के हमें बहुतायत में मिले हैं। और गुप्त सम्राटों का तो जो हम कैसे कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पहला महाराजा मतलब प्रतापी शासक था उस वंश का, क्योंकि उसने अपने सिक्कों पर महाराजा धीराज लिखवाया है। हमें कैसे पता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाता था? क्योंकि उसने अपने सिक्कों पर कविराज लिखवाया है। तो उनके सिक्कों से हमें उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। और कैसे हमें पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य कब पतनशील हो गया था? तो हमें ऐसे पता चलता है गुप्त साम्राज्य पतनशील हो जाता है क्योंकि ये जो सोना है इसमें खोट मिलने लग जाता है, यानी सोने के सिक्कों में सोना की मात्रा कम होता है और टिन की मात्रा ज्यादा है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा इस समय गुप्त साम्राज्य का पतन होने लग गया था। इसी में जैसे आपका जो हमें अवशेष मिलते हैं, जैसे मंदिर मिलता है, स्तूप मिलता है, विहार मिलता है, तो हमें इनसे भी उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इनसे हमें तत्कालीन धार्मिक विश्वासों के बारे में पता चलता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में, मध्य एशिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया में भी हमें मंदिर और स्तूपों के अवशेष मिले हैं। और इससे हमें पता चलता है कि दक्षिण पूर्व एशिया तक, मध्य एशिया तक भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार हुआ था। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार कहाँ तक हुआ था, तो आप कहते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया तक हुआ था। तो किस आधार पर आप कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्तूप, विहार और मंदिरों का अवशेष हमें इधर मिला है। तो जावा का जो स्मारक है बोरोबुदुर, जावा का जो स्मारक है बोरोबुदुर, ये एक बौद्ध मंदिर है यहाँ पर। और इससे हमें ये पता चलता है कि 9वीं शताब्दी में वहां पर महायान बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया था। वहां पर महायान बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया था। इसी तरह हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि उस क्षेत्र में ब्राह्मणीय धर्म भी बहुत फैला था। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है, हमें उससे पता चलता है कि वहां पर ब्राह्मणीय धर्म का भी बहुत प्रसार हुआ था।
मूर्तियों से भी हमें पता चलता है। तो मूर्ति में जैसे गांधार कला, मथुरा कला, तो कुषाण शासकों के समय और गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई और मूर्ति कला का विकास हुआ। तो मूर्ति कला के इस विकास से हमें पता चलता है कि उस समय जनसाधारण लोग कैसे रहते थे। जैसे यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं, नाग और नागी की मूर्तियां मिली हैं। इसे आम लोगों ने बनाया था। लेकिन दशावतार मंदिर में जो शेषशाही विष्णु की मूर्ति मिली है, नर नारायण की मूर्ति मिली है, मंदिर के बाहर द्वारपाल के तौर पर गंगा और यमुना की मूर्तियां मिली हैं। तो उससे हमें उस समय के तत्कालीन लोगों के विश्वास का पता चलता है। धार्मिक विश्वास के साथ साथ उनके समाज और संस्कृति के बारे में भी पता चलता है। मूर्तियों को जिस तरह से सजाया गया है उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से लोग उस समय वस्त्र वगैरह पहनते थे। तो भरहूत, बोधगया, सांची, अमरावती, यहाँ पर जो मूर्ति कला मिलती है उससे हमें जनसाधारण के जीवन की झांकी मिलती है। क्यों भरहूत, बोधगया और सांची, अमरावती की मूर्ति कला में जन साधारण के जीवन की झांकी मिलती है? क्योंकि वहां पर जो है जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। इन सभी स्तूपों की दीवारों पर जातक कथाओं का चित्रण किया गया है और जो जातक कथाएं हैं उसमें आम लोगों के जीवन की कथा है। मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। तो बुद्ध बनने से पहले जब जन्म लिया था, कभी हिरण बनकर, कभी कहीं पर खरगोश बनकर, तो वो सारी कहानियां उसमें है। तो उसमें आम लोग कैसा सोचते थे, कैसे रहते थे, वो सब उसी तरह से चित्रित किया गया है, उसी तरीके से। तो ये जो है आप लोग जो भी हमेशा हर काल में जो मंदिर बने, उन मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों को देख करके हमें पता चलता है कि किस तरह से लोग रहते थे, कैसा आभूषण पहनते थे, कैसा जो है वो वस्त्र पहनते थे, दिखते कैसे थे लोग, ये सब कुछ हमें पता चलता है। हाँ जी, कंबोडिया में है। अंकोर वाट का जो मतलब जैसे अंकोर वाट का जो मंदिर है वो अभी जो है कंबोडिया में है। गुड संजू, तो आप बहुत रेगुलर रहते हैं, अच्छी बात है, और आपको सब याद रहता है। चित्रकला जो है आपका जो है एक सेकेंड, चित्रकला देखिए। चित्रकला में अजंता और एलोरा, हाँ जी। तो चित्रकला में अजंता सबसे, जैसे देखो अगर हम लोग एकदम प्रारंभिक काल से बात करते हैं तो एकदम प्रारंभिक काल से बात करोगे तो भीमबेटका से हमें उस में के जो पाषाणकालीन मनुष्य थे उनके जीवन शैली के बारे में हमें पता चलता है। और भीमबेटका लखुडियार जो उत्तराखंड में कुमाऊं में जो लखुडियार है, भीमबेटका, अजंता, ये सब प्राचीन गुफाएं हैं जिनसे हमें उस समय के लोगों के बारे में पता चलता है, उनके मनोभावों के बारे में पता चलता है, उनके एहसासों के बारे में पता चलता है। मतलब सुंदर अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पर जो है आपके इस अजंता में माता और शिशु का चित्र,
और मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो अजंता में है। माता और शिशु गुफा संख्या 17, ठीक है, और मरणासन राजकुमारी का चित्र हमें मिलता है। बस्तियों के जो अवशेष हमें मिलते हैं, सबसे पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण है बस्तियों के अवशेष। तो ये जो बस्तियों के उत्खनन से हमें जो चीजें प्राप्त होती हैं, उससे हमें पता चलता है कि उस समय के सभ्यता के लोग ऐसे रहते थे, इस तरह से लोग रहते थे, इससे हमें ये पता चलता है। तो ये जो आप लोगों का जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा इतिहास हमने पुरातात्विक स्रोत पर ही लिखा है, और बस्तियों के उत्खनन करके ही बस्तियों का जो रिमेन्स अवशेष मिला है उसी के आधार पर। तो इन मतलब हमें पुरातात्विक से आप कह सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक पर, जैसे आद्य इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं? एक तो आपको हम लोग प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक जब हमें कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब जैसे हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसे हम प्राक ऐतिहासिक कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जैसे पाषाण काल है। और एक होता है आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, तो इसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तो इसको आद्य ऐतिहासिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें लिपि तो मिली है, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो हमें ऐतिहासिक साक्ष्य तो मिलता है, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, तो आद्य इतिहास है। तो आद्य इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता आ जाता है, ये तो आप लोग को पता होगा। और एक हिस्टोरिकल पीरियड हो जाता है, जैसे कि अब वैदिक काल से हमें सब कुछ लिखित मिलने लग जाता है। तो आद्य इतिहास पर पुरातात्विक स्रोतों से ही बहुत प्रकाश पड़ा है हमें। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या ताम्र पाषाणिक सभ्यता की बात करें तो हमें उनकी बस्तियों के अवशेषों से ही। तो पाकिस्तान की सोहन नदी की घाटी में पूरा पाषाण युग से मिले पत्थर के खुरदरे औजारों से अनुमान लगाया जाता है कि भारत में आदि मानव ईसा से 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व रहता था। इससे हमें यह पता चलता है कि आदि मानव 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व भारत में रहता था। ये सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी में जो पूरा पाषाण कालीन खुरदरे औजार मिले हैं, उससे हमें पता चलता है। ईसा से 10,000 से 6,000 वर्ष पूर्व के काल में मानव के जीवन में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और मनुष्य खेती करने लगा, पशुपालन करने लगा, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, पत्थर के चिकने औजार बनाने लगा, कपड़ा बुनने भी सीख गया था। कैसे पता चलता है हमें पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है, क्योंकि जब खुदाई हुई है तो सारी जो है नवपाषाणकालीन जो बस्तियां मिली हैं हमें, वहां से हमें ये सभी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो नवपाषाण युग की जानकारी पूरी तरह हमें कैसे मिलता है? हमें अवशेषों से ही मिलता है, अवशेषों से ही, ठीक है। तो इसी तरह से जो है कब उन लोगों ने मतलब खेती करना सीखा, पशुओं को कैसे पैदा करने लग गए, कब उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो अगर एक स्थान से मनुष्य के कई स्तर निकलते हैं, बस्तियों के कई स्तर निकलते हैं, तो उससे हमें उस सभ्यता के विकास क्रम पर प्रकाश पड़ता है कि कैसे कैसे इसका विकास आगे हुआ था, आगे की तरफ बढ़ा था, ठीक है। तो जिन जिन स्थानों पर एक ही आकृति के मृद भांड मिलते हैं, उनको इतिहासकार एक ही सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। अगर एक ही जैसा मृद भांड, मिट्टी के बर्तन एक जैसा मिलते हैं, तो इतिहासकार उनको एक ही संस्कृति के अंतर्गत रखने लग जाते हैं। तो इन मतलब जैसे PGW मिला, चित्रित धूसर मृद भांड मिला, तो जहां जहां से चित्रित धूसर मृद भांड मिला वहां से हम कहते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन स्थल है। जहां जहां से हमें ब्लैक पॉलिश्ड यानी काले चमकदार मृद भांड मिले, लाल मृद भांड मिले, लाल एवं काले मृद भांड मिले, ये सब हड़प्पा कालीन थे। और हड़प्पा कालीन बर्तनों में सबसे मुख्य उनकी विशेषता रही ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो काले चमकदार मृद भांड थे। ओमान से भी ये लोग टिन और तांबा मंगाते थे। ये हमें हाल फिलहाल में हमें कैसे पता चला? क्योंकि ओमान से हमें वही काले बर्तन मिले। तो ये सब जो है ये आपके साक्ष्य होते हैं और इन्हीं के आधार पर हम ये
पता लगाते हैं कि कहां कहां तक वो अवशेष था। तो इन्हीं अवशेषों में सिंधु घाटी सभ्यता का हमने पूरा इतिहास, जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, जो ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इन्हीं के आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा का पूरा इतिहास हमने लिखा है। तो केवल मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मुहरें मिली। सिर्फ मोहनजोदड़ो में आप समझ लो 500 से अधिक मुहरें मिली, और इन्हीं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों का हमें पता चलता है, इन्हीं के आधार पर। ठीक है। बसाड़ जो है ये प्राचीन वैशाली में है, इसमें 274 मिट्टी की मुहरें मिली थी। बसाड़ में 274 मिट्टी की मुहरें मिली थी, और इनसे हमें क्या पता चलता है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में वहां पर एक ऐसी श्रेणी था जिसमें साहूकार, व्यापारी, बनिया, मतलब ये सब माल ढोने वाले सभी प्रकार के सदस्य थे। तो चौथी शताब्दी का मतलब कि इस समय तक गुप्त काल की शुरुआत हो गई थी, और यहाँ पर श्रेणियां, जो व्यापारिक श्रेणियां थी, व्यापारिक संगठन को, व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा गया। ये ऐसी कई श्रेणियां दिखने लग जाती हैं हमें, और व्यापारिक हमें विकास जो, वो तो हमें 2nd सेंचुरी BC से ही जो शुरुआत होती है, वो फिर धीरे धीरे चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, और फिर इसका गुप्तों के समय ही पतन शुरू होता है। तो ऐसी कई श्रेणियां हमें मिलती हैं। तो हमें जैसे बसाड़ में थी, इससे हमें उन श्रेणी के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना आप लोगों को? लौह युग के आगमन का हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि लोहे का जो हमें अवशेष है वो बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत, गंगा यमुना का दोआब, पूर्वी भारत, मध्य भारत जैसे मालवा और बरार, और दक्षिणी भारत में हमें लोहा मिला है। तो लोहा हमें कहां कहां पर मिला? कैसे पता चला कि लोहे को खोज लिया गया था? तो ये बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत से मिलना शुरू हो जाता है, और हमें ये पता है कि सबसे पहले मनुष्य बसे भी उधर ही थे, यानी आर्यों की सभ्यता भी उधर ही थी, सब संधव प्रदेश, और फिर धीरे धीरे आर्य गंगा यमुना दोआब की तरफ बढ़े थे। तो इसी के आधार पर हम इसको पता लगाते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल जब भी आपसे फैक्ट्स आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। तो लोहे का प्रयोग 1100, ठीक है, मोटा मोटी आपको ज्यादातर किताबों में आप 1000 पढ़ लेते हो, पर लोहे का प्रयोग 1100 BC में भारत में पहली बार हुआ था। साहित्यिक साक्ष्य से ये तिथि 700 के लगभग है। साहित्यों में, जैसे साहित्य में देखा गया है, तो साहित्य में ये तिथि 700 के लगभग प्रतीत होता है। लेकिन अगर हम लोग उसका कार्बन डेटिंग निकालते हैं तो कार्बन डेटिंग के आधार पर ये 1100 BC का हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो अभी इस क्लास के जस्ट बाद पॉलिटी, जो स्टैटिक पॉलिटी की क्लास है, ये क्लास मैंने छोटी सी रखी थी क्योंकि ज़्यादा कुछ स्रोत में बचा नहीं था। मैंने सारे फैक्ट्स आपको पिछले में करा दिए थे, तो फैक्ट्स में साहित्यिक पे ज़्यादा बनता है और इसमें जैसे अभिलेख वगैरह बनता है। तो अभी जस्ट इस क्लास के बाद स्टैटिक पॉलिटी है, और उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, उसमें बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो 10 दिसंबर से मेरा हिस्ट्री का बैच चल रहा है, और इसमें ये ऑल्टरनेट चलता है, कई बार 2-2, 3-3 दिन के गैप पर था, अब रेगुलर हो जाएगा। तो इसलिए आपका ज़्यादा निकला नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस बैच चल रहा है, और एनसीईआरटी से शुरू करके जीएस में सभी सब्जेक्ट को पहले एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी के बाद मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाते हुए, चैप्टर पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए, ठीक है, चैप्टर पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करते हुए हम चल रहे हैं। और मैंने आपको जैसा बताया कि आज का पेपर देखकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं अभी से कॉन्फिडेंस आ गया है। तो आपको भी अगर ये कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप
अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ साथ आप इसको पढ़िए, ठीक है। तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ऑप्शनल मैं पढ़ाती हूँ, रिंकू लाइव कोड के साथ आपको आना है, और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है और ये मेरा कोड। तो इस कोड के साथ आप अनअकैडमी पर आएंगे और अपनी तैयारी एकदम सुपर तरीके से करेंगे कि आपका सिलेक्शन 100% आपका सिलेक्शन हो, कोई शक न रह जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, जस्ट इसके बाद। तब तक के लिए आप सब लोगों को